ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो और आज भी लॉस में हो तो वास्तव में आप बहुत ही परफेक्ट जगह पे आ चुके हो, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेडिंग करना सिर्फ एक लक की बात नहीं है। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, प्रॉपर पेशेंस के साथ और प्रॉपर नॉलेज के साथ ही हम इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं मार्केट को अंडरस्टैंड करना, तभी आपको क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है। अगर आप मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करते हो तो मार्केट आपको रिवॉर्ड भी नहीं देता है। सो वेलकम एवरीबॉडी इन द मास्टर सेशन ऑफ द ऑप्शंस। तो आज का जो बेसिकली सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर हम कॉल्स और पुट के अंदर मास्टरी करेंगे, और दिस इज द मॉड्यूल 1 एंड इसके अंदर आपको हर वो चीज पता लगेगी जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, जो हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ही चेंज कर दे, जैसा आप समझ पा रहे हो कॉल्स और पुट के बारे में। चलिए, तो अब दिस इज द लेक्चर नंबर 1। मैं चाहता हूं कि आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको कंप्लीट डिटेल अच्छे से देखने को मिले। अगर आप अंत तक नहीं बनेंगे तो आने वाला जो मॉड्यूल है वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडेक्स। तो आज का अपना जो बेसिक कंसर्न रहेगा वो रहेगा बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए, और साथ ही साथ हम इसको एडवांस लेवल के अंदर लेके जाने वाले हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। द फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, स्टॉक और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, प्रीमियम, लॉट साइज क्या होता है, इसको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, एंड नेक्स्ट थिंग हाउ द ऑप्शन वर्क, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम क्या डिफरेंस है और क्या होता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर चार्ट बोलता है कि मैं कॉल में ट्रेड करता हूं और उसे बेसिकली वो मतलब भी नहीं पता कॉल में क्यों ट्रेड कर रहा है, उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि कॉल किस तरीके से वर्क करती है। बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको YouTube पे भी मिलेगी, अलग अलग जगह मिलेगी, लेकिन दैट्स नॉट बेनिफिशियल। मे बी this video is for you all and I am disclaiming this कि I am not a registered SEBI analyst, so definitely I am not going to recommend, मैं आपको recommend नहीं करूंगा कि आप वो वाला कॉल ऑप्शन बाय करिए या सेल करिए। ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ऑप्शंस होते क्या है। ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस का मतलब होता है एक प्रकार से एक कोई भी असेट का एक प्रीमियम प्राइस, इस प्राइस के ऊपर अगर आप पे करते हैं तो वो वाला जो प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइस आपने डिसाइड किया है, उसके ऊपर आपको फ्यूचर में भी पैसा मिल जाएगा। फ्यूचर में भी आप उस चीज को उसी रेट में खरीद सकते हो। नहीं समझ में आया तो चलिए कि एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आप हैं और आपको कोई घर पसंद आ गया। क्या घर? कोई भी घर पसंद आ गया, ठीक है। और अब आपको एक घर जो पसंद आया है, ये एक बहुत ही अच्छी रोड के ऊपर है, ठीक है। इसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉल खुलने वाला है। आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये मॉल खुल जाता है तो इस घर का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आज इस घर की वैल्यू है 50 लाख रुपीस, और आपका ये मानना है कि जैसे ये घर खुलेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 CR। तो आप क्या करते हैं, इसके बायर के पास जाते हैं, इसके सेलर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई एक बार ये 1 लाख रुपए ले लो, और जैसे ही ये मैं आपको 1 मंथ के बाद आकर 50 लाख रुपए दूंगा और ये घर ले लूंगा। क्या आपको यहां तक कहानी समझ में आई? ऑफ कोर्स आई, क्योंकि इतना बड़ा गणित नहीं है। अब यहां पे डिसाइड हुआ कि 1 महीने बाद ये मॉल नहीं बन रहा है। आपको पता है कि आज इसकी वैल्यू 50 लाख है, आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू इंप्रूव नहीं हो सकती क्योंकि इसके सामने मॉल भी नहीं बन रहा है। तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन के अंदर आप अपने 1 लाख को भूलना पसंद करेंगे, ना कि 50 लाख रुपए और लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट को डाउन करना पसंद करेंगे। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि यहां पे आपने जो 1 लाख रुपीज इसको दिया, ओनली किस बात के लिए दिया कि 1 मंथ के लिए आप इस घर को सेल नहीं करेंगे। और इन केस मान लो मॉल बन जाता और ये व्यक्ति ऐसे बोलता कि अब मेरी घर की वैल्यू 70 लाख है। कितनी है? 70 लाख। तो आप क्या करते? इसको 1 लाख रुपीज में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है 50 लाख रुपीज में बाय करने का, आप इसको 1 महीने बाद 50 लाख रुपीज ही देते और इसको किसी अन्य व्यक्ति को 70 लाख में बेच देते, और आपको 20 लाख माइनस 1 लाख जो आपने प्रीमियम दिया था, यानी कि 19 लाख का क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता। क्या आपको यहां तक कहानी समझ में आई? सो दिस इज द ऑप्शन।
यही होता है ऑप्शन, जिसके अंदर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, जो बायर है, उसके पास ये ऑब्लिगेशन तो नहीं है, उसके पास कोई ये ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई उसका प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आपको ये घर 50 लाख में लेना ही पड़ेगा, आपको ये घर 50 लाख में लेना ही पड़ेगा, इस बात का कोई भी ऑब्लिगेशन इस व्यक्ति के ऊपर नहीं होगा। सो दिस इज द ऑप्शन। चलिए, इसको बहुत ही टेक्निकल भाषा के अंदर हमने समझा, अब अपने इसको लीगल भाषा के अंदर समझते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। ओके, ऑप्शंस एक प्रकार के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं जो ग्रांट करते हैं होल्डर को राइट्स ओनली, कि क्या वो खरीदना चाहते हैं। ऑप्शन सिर्फ उसके पास है कि क्या वो उसको खरीदना चाहेगा या नहीं खरीदना चाहेगा। हो सकता है बाद में वो मना कर दे कि मैं इस घर को नहीं खरीदना चाहता, तो जो बायर है, जो सेलर था हमारा बी, मान लीजिए सेलर था, तो वो इसको ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं भैया, आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया है, अब आपको इसको खरीदना ही पड़ेगा। मान लो इसके अंदर कोई डिफेक्ट हो जाता है, इसकी वैल्यू 40 लाख हो जाती है, तो अब ये बंदा क्या बोलेगा कि भाई आपने 50 लाख में बात की हुई है, मुझसे आप क्या लीजिए, 50 लाख रुपए दीजिए और घर ले लीजिए। बोल सकता है ना ये बंदा, अब लेकिन अब ये बोलने के कोई भी प्रकार से सिचुएशन में नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने इसको ऑप्शंस में ट्रेड किया है, यानी हमने सिर्फ इसको 1 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे कि 1 महीने तक तुम इसको नहीं बेचोगे 50 लाख के रेट के अंदर। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, इट्स मोस्ट 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 वेलकम गाइस, कि आप है ना किसके अंदर डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में डालो अपने डाउट, और मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा, मैं आपके लिए डायरेक्टली आपको अपना नंबर भी देके आपसे बात करूंगा कि आखिरकार आपका क्या डाउट है। ऑलराइट, चलिए, तो कोई भी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन इसके अंदर नहीं है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट कॉमनली स्टॉक्स एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस। देखो, प्री डिटरमाइंड प्राइस था ना यहाँ पर 50 लाख रुपीस, विच वाज स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम हमने 1 मंथ का टाइम फ्रेम डिसाइड किया था इस केस के अंदर। These characters allow the investor to speculate on the price movement. ये अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि भाई भविष्य में क्या होने वाला है, इस चीज का मैं पहले से ही अनुमान लगा के बैठा हूं कि भविष्य में अगर ऐसा होगा, अगर पॉजिटिव थिंक होगी, तो मैं इसकी तेजी की तरफ जाऊंगा, इसको बाय करूंगा। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा लगता है मुझे कि ये मार्केट अब सर्वाइव नहीं करेगा, नीचे जाने वाला है, तब उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, तब उस केस के अंदर मैं उसके अंदर नीचे के ट्रेड्स लूंगा, यानी कि मैं उसको सेल करने की कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी चीज है, और यहाँ पे काफी वर्ड यूज हुए हैं, हैज वर्ड यूज हुआ है जिसको अपने समझेंगे, स्पेकुलेशन वर्ड यूज हुआ है जिसको अपने समझेंगे, और समझेंगे क्या, अभी समझ लेते हैं भाई, बाद में पता नहीं कब टाइम मिले। देखो देखो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हैज समझने के लिए सबसे पहले आपको कॉल ऑप्शन तो समझना पड़ेगा कि आखिर कॉल एंड पुट होता क्या है, किस तरीके से वो ट्रेड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, सो आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए, ऑप्शंस के अंदर की कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे जो अपनों को देखने हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, वो है अंडरलाइन असेट। अंडरलाइन असेट का मतलब होता है कि हम किसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर घर के अंदर ट्रेड किया, तो जो घर था वो हमारा क्या था, अंडरलाइन असेट। वो क्या था, अंडरलाइन एसेट। जैसे मान लीजिए आप रिलायंस के शेयर्स में डील करना चाहते हैं, रिलायंस के ऑप्शंस में डील करना चाहते हैं, तो रिलायंस इज द अंडरलाइन एसेट। आप टाटा के शेयर्स में, टीसीएस के अंदर डील करना चाहते हैं, तो वो क्या है, आपका अंडरलाइन एसेट। आप निफ्टी के अंदर डील करना चाहते हैं, तो वो क्या है, आपका अंडरलाइन एसेट। ठीक है, अब निफ्टी को भी समझेंगे, हर एक चीज का आपको इस चैनल पे सोल्यूशन मिलेगा। बस आप एक बार कमेंट करके बता दो कि हमें यहां पे डाउट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि स्टॉक, जो भी स्टॉक है, उसको क्या बोलेंगे, अंडरलाइन एसेट। चलिए, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है एग्रीड अपॉन द प्राइस एट विच ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज। जैसे कि अपने एग्जांपल के अंदर हमने इस घर की वैल्यू कितनी लगा रखी थी, 50 लाख रुपीज, तो 50 लाख रुपीज ये मेरा क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया। 50 लाख रुपीज मेरा क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया। एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट वो तारीख जब ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज वॉइड हो जाएगा, यानी कि 1 मंथ। जैसा कि अपनों ने यहाँ पे बोला था कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं क्या है, वो घर को या तो बाय कर लूंगा या बोल दूंगा कि मुझे ये घर नहीं चाहिए भाई, अब तुम इसको किसी और को बेच दो। चलो, प्रीमियम, प्रीमियम जो अमाउंट हमने 1 लाख रुपीज दी थी, वो क्या होता है, प्रीमियम होता है। द प्राइस पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर द राइट
कि बाद में जो भी मेरे पास जो अधिकार 1 लाख रुपए देके मैं जो अधिकार खरीद रहा हूं वो मैं बाद में एक्सरसाइज करूंगा, अभी मेरे को एक्सरसाइज नहीं करना है इसको। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया। तो अब अपनों ने सब चीज देखी, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में भी अपने देखेंगे एज पर शेयर्स कि शेयर्स के मामले के अंदर क्या होता है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉल ऑप्शन। देखिए, कॉल ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत ही इजी भी पार्ट है। इजी पार्ट कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे जब भी मैं आपको दो बातें ही बता रहा हूं, यहां पे दो चीजें होती है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने ऑप्शंस। ठीक है, कॉल का मतलब एक तरीके से हम दो चीज कर सकते हैं ना कॉल के अंदर। कॉल में या तो हम किसी चीज को क्या करेंगे, बाय करेंगे, या तो कॉल बाय करेंगे, या कॉल क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, सिमिलरली पुट में भी ये होता है, पुट को क्या करेंगे, या तो हम बाय करेंगे या हम पुट को सेल करेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है सर, एक एक स्टेप में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि अपनों ने ऑप्शन को समझ लिया, अब अपने समझते हैं कॉल क्या होता है। देखो, जब भी कोई बायर ध्यान से समझना, ये सोचता है कि आने वाले टाइम में, आने वाला टाइम, अपकमिंग टाइम के अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ अंडरलाइन असेट, वैल्यू ऑफ अंडरलाइन असेट जैसे कि रिलायंस का शेयर या कोई भी शेयर, अगर आने वाले टाइम में वैल्यू ऑफ अंडरलाइन शेयर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तब उस केस के अंदर वो व्यक्ति बाय करता है कॉल। तब वो क्या करता है, कॉल को बाय करता है। किस तरीके से होगा वो सब अपने देखेंगे। चलिए, अगर मैं बात करता हूं सेलर की, ठीक है, अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कॉल को बाय कर रहा है, ध्यान से सुनिए, प्लीज 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 ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति कॉल को बाय कर रहा है तो कोई उसको सेल भी तो कर रहा होगा। कोई ऐसे थोड़ी है कि कोई भी व्यक्ति इसको बाय करने के लिए किसी सेलर का होना तो जरूरी है। आपको अगर आज घर पे बाइक लेके आना है तो आप किसी शोरूम में जाएंगे, जो आपका सेलर होगा, जो आपको सामान बेचेगा, एटलीस्ट वो व्यक्ति तो होना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज के लिए जो भी व्यक्ति कॉल को सेल करेगा, उसके हिसाब से मार्केट का क्या व्यू है आप मुझे बताइए। देखिए, जो बायर है उसने क्या सोचा कि आने वाले टाइम में जो अंडरलाइन असेट की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, इसलिए उसने क्या किया, कॉल को बाय किया। लेकिन जो सेलर है उसके हिसाब से क्या है कि आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम के अंदर जो अंडरलाइन असेट की वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ अंडरलाइन असेट है, वो क्या हो जाएगी, या तो डिक्रीज हो जाएगी या फिर स्टेबल रहेगी। देखिए, यहां पे दो वर्ड यूज किए, या तो डिक्रीज हो जाएगी या स्टेबल रहेगी। इसका आपको बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। ये सेशन, ये कोर्स आपको बहुत चीजें बहुत डिटेल में बताएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कि जो व्यक्ति कॉल को बेच रहा है उसकी मेंटेलिटी क्या होगी। आप देखिए, जो व्यक्ति कॉल को खरीद रहा है उसकी मेंटेलिटी ये है कि आने वाले टाइम में शेयर प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जो बेच रहा है उसकी मेंटेलिटी क्या होगी कि आने वाले टाइम में शेयर प्राइस घटेगा या फिर शेयर प्राइस स्टेबल रहेगा। एक बार आप समझ लीजिए कि बस स्टेबल रहेगा, इसका क्या अर्थ है वो अपने बाद में देखते हैं। ठीक है, तो मार्केट के अंदर, जो अपने मार्केट की बात करते हैं, मार्केट के अंदर तीन ही सिनेरियो होते हैं, मार्केट के अंदर तीन ही प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, पहला ट्रेंड जो होता है वो होता है अपवर्ड ट्रेंड, कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। दूसरा होता है मार्केट का साइडवेज ट्रेंड, कि मार्केट अब जो है ऐसे 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 एक रेंज में ही रहेगा। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट अप 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 इस तरीके से जाता है। एंड तीसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब मार्केट अब नीचे 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 इस तरीके से जाने वाला है, जो कि अब चल रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके पास कॉल बाय करने का ऑप्शन के अंदर क्या होगा, मार्केट सिर्फ इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। मान लेते हैं कि टोटल ये 100% प्रोबेबिलिटी है। मान क्या लेते हैं कि ये 100% प्रोबेबिलिटी है। अब इसके अंदर देखो 33% प्रोबेबिलिटी क्या है,
33.13% प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा। 1/3 अगेन प्रोबेबिलिटी क्या है कि साइडवेज रहेगा। 33 पैसे प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट डाउन जाएगा। तीनों तीनों में से कुछ एक ही चीज तो हो सकती है, या तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, या वो वहीं पे ही बैठा रहेगा, या वो मार्केट डाउन रहेगा। ये तीन ही सिचुएशन हो सकती है। अगर मैं बात करता हूं बायर की, तो बायर के पास पैसा तभी बनेगा जब मार्केट इंक्रीज होगा। अगर मार्केट इंक्रीज नहीं होता है तो कॉल बायर्स के पास पैसा नहीं बनता है। लेकिन मान लो कि अगर कोई सेलर है तो सेलर के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो मार्केट डिक्रीज हो जाए या मार्केट स्टेबल हो जाए। दोनों ही केस के अंदर उसको क्या बनेगा, पैसा बनेगा। यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 2/3 है, यानी कि 66 2/3% इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और इसकी सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि ये सक्सेस हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो भी अपने इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले अपने पुट की बात कर लेते हैं, देन आफ्टर हम बात करेंगे किसकी, अगेन कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बायर ऑफ पुट्स, कोई बायर है पुट का। देखो, पुट बाय करने का मतलब क्या हुआ कि इस बायर को ऐसा लगता है आने वाले टाइम में मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन होगा। यानी कि अंडरलाइन असेट का जो प्राइस है, अंडरलाइन असेट जो भी है, शेयर है, उसका जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उसका ये मानना है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, पुट को बाय करता है। जब कोई व्यक्ति पुट को बाय कर रहा है तो इसके सेकंड केस में क्या होगा, कोई सेलर भी तो होगा जो पुट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो जो पुट को सेल कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आने वाले टाइम में या तो अंडरलाइन असेट का प्राइस इंक्रीज होगा या फिर स्टेबल रहेगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर उसका प्राइस स्टेबल रहेगा। सर, बार बार आप स्टेबल बोल रहे हो, बार बार आप प्राइस बोल रहे हो, बार बार ये बोला जा रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 66 2/3% है और इसकी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी सिर्फ 1/3 है, ऐसा क्यों? हम क्या बने, हम बायर बने या सेलर बने? तो चलिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप इस मास्टरिंग कॉल एंड पुट कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा अपना इनोवेटिव कर सकते हैं अपने दिमाग को। ध्यान से समझिएगा। अब आपको मैं चीज बताता हूं। देखो, जैसे मान लीजिए अपना घर था, ठीक है, इस घर की जो वैल्यू लगाई गई थी वो लगाई गई थी 50 लाख रुपीस, है ना? क्या लगाई गई थी, 50 लाख रुपीस। अब मान लीजिए 50 लाख रुपीस के बाद क्या होता है, इसके साथ कुछ घटनाएं हो जाती है कि इस 50 लाख की जो वैल्यू है उस केस के अंदर बोला जाता है कि अगर इसको स्टेबल करना है, मतलब अगर आपको इस 50 लाख वाले को रखना है, इस घर को रखना है, तब आपको 1 लाख रुपए क्या देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कि भाई मैंने 1 लाख रुपए इसके सेलर को दिए थे, इसका जो सेलर था उसको 1 लाख रुपए दिए थे इस बात के लिए कि तुम ये घर 50 लाख का किसी और को नहीं दोगे, वो भी 1 मंथ के लिए। यही हुआ था सब कुछ, याद आ रहा है? अब देखिए बात देखिए, जो 1 लाख रुपए दिए हैं वो हमारा प्रीमियम था, कि हमने सामने वाले को प्रीमियम दिया है कि आप 1 लाख नहीं देंगे। चलिए अब इसके अंदर कुछ केसेस देखते हैं। पहला केस देखते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 60 लाख रुपीस हो गई। तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप क्या बोलेंगे कि भाई मैंने 50 लाख रुपीस तो ये दिए प्लस 1 लाख रुपीस मैंने ये दे दिए, तो टोटल मेरा 51 लाख रुपीस की मेरी क्या पड़ गई, कॉस्ट पड़ गई। और मेरे को जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बन गई, 60 लाख रुपीस। तो कुल मिला के मेरा जो प्रॉफिट हो सकता है वो कितना हो सकता है, 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो सकता है। यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आई सब चीजें। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए ये सेलर है, इसको प्रॉफिट कब होगा, इस सेलर को प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। अगर मान लो मार्केट का प्राइस इंक्रीज हो गया, मार्केट का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसका प्रॉफिट कहां बना, सिर्फ एक ही केस में, इसका लॉस जो होगा ना, लॉस वो सिर्फ एक केस में होगा। किस केस में, अगर इसका प्राइस बढ़ा तो ही वो व्यक्ति खरीदने आएगा, अगर इसका प्राइस नहीं बढ़ा तो 1 लाख रुपए का इसको प्रॉफिट हो गया। कैसे हो गया, ध्यान से केस 2 लेते हैं कि मान लो प्राइस स्टेबल रहा,
क्या रहा? स्टेबल। यानी कि 1 महीने बाद भी उसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख। अच्छा एक बात बताओ, जो बायर है, जो खरीदने वाला है, उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 50 लाख का तो घर है, प्लस 1 लाख रुपीस उसने प्रीमियम दे दिया, यानी कि टोटल 51 लाख रुपीस की क्या पड़ गई? उसको कॉस्ट पड़ गई। पड़ गई कि नहीं पड़ गई? और दूसरे केस देखो, उसको वैल्यू क्या मिल रही है? उस घर की वैल्यू कितनी मिल रही है? 50 लाख रुपीस बन रही है। और उसको बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है 1 लाख रुपीस का। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो अब एक चीज समझो, इस केस के अंदर बायर था जो बायर था उसको लॉस हो रहा है 1 लाख रुपए का, अगर प्राइस जो है वो स्टेबल ही रहता है, अगर प्राइस अपनी जगह से मूव ही नहीं किया, तो उस केस के अंदर क्या हुआ? इसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ 1 लाख रुपीस का? कि अगर उसके प्राइस 50 प्लस 1 लाख है, 51 लाख रुपीस की उसकी कॉस्ट पड़ी और 50 लाख रुपीस की उसकी वैल्यू है। चलिए थर्ड प्राइस, मार्केट के अंदर जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई? मान लीजिए 45 लाख रुपीस का घर हो गया वो 1 महीने बाद। अब इस केस में क्या होगा बताओ? जो बायर है, बायर को कॉस्ट क्या पड़ रही थी भाई? 50 लाख रुपीस तो ये देने पड़ेंगे क्योंकि 50 लाख में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 50 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 51 लाख रुपीस की इसकी कॉस्ट है, और इसको वैल्यू कितनी मिल रही है वापस? 45 लाख। यानी कि इसको जो लॉस हो गया वो लॉस हो गया टोटल 51 लाख माइनस 45 लाख, यानी कि 6 लाख रुपीस का इसको क्या हो गया? लॉस हो गया। अब बताइए, टोटल 3 ही तो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसको प्रॉफिट हो गया, यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी, इन 3 में से एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और इन दोनों प्रोबेबिलिटी में इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसमें इसको 1 लाख का लॉस हो रहा है, इसमें इसको 6 लाख का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे सेलर क्या हो गया? विन। सेलर क्या हो गया? विन। और यहां पे जो बायर है वो विन हुआ। तो हुई ना प्रोबेबिलिटी कि 3 में से 2 सिचुएशन ऐसी है जिसमें सेलर विन होता है, और 3 में से एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बायर विन होता है। क्या आपको चीज समझ में आई? ठीक है, तो हमें कौन सी स्टेज में ट्रेड करना है वो अपनों को देखना है। देखिए, जो बायर होता है उसके पास लेस कैपिटल जो है वर्क करती है, उसके पास लेस कैपिटल से भी वो काम कर सकता है, लेकिन अगर मैं सेलर की बात करूं तो ही नीड मोर कैपिटल, उस केस के अंदर उसको मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो इन दिस कोर्स हम दोनों के ऊपर फेस करेंगे। अगर हमें बायर का सोचना है तो हम बायर के तरीके से भी बात करेंगे और सेलर के तरीके से भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप आप यहां तक अगर आए हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें सीखने को यहां पे मिली है। ठीक है, तो क्या आप समझ पाए? हमने कॉल के बारे में बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझा है। सिमिलरली हम बात करेंगे पुट की, और पुट की केस में भी सेम टू सेम यही होता है। पुट के केस के अंदर बस बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी बायर को ऐसा लगता है कि इसका प्राइस आने वाले टाइम में गिर जाएगा, जैसे यहां पे मान लीजिए रिलायंस का शेयर है। ठीक है, रिलायंस के शेयर्स का भाव चल रहा है 1200 पर शेयर, 1200 पर शेयर। ठीक है, अब इसको लगता है कि आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है वो गिर जाएगा, आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है वो 1100 आ जाएगा, ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति को, मान लीजिए, है ना? तो अब 1100 रुपए पर शेयर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए का इसको क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। इट ऑब्वियसली कि अब ये मान लीजिए इसके पास क्वांटिटी कम है, रुपए कम है, तो रुपए कम होने के कारण ये 1200 के कितने शेयर खरीद लेगा? 10 शेयर, 20 शेयर। अगर 20 शेयर भी खरीद लेता है तो भी इस व्यक्ति को टोटल 2 लाख कितने रुपए चाहिए? मतलब 20 शेयर के अंदर 24,000 रुपए चाहिए, राइट? 200 शेयर के लिए 2,40,000 रुपए चाहिए। मान लीजिए less capital होने के कारण ये व्यक्ति buy नहीं कर पाएगा इतने शेयर, या नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अंदर put options के अंदर हम work कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बात हुई कि ये व्यक्ति 1200 रुपए की जो put है, 1200 रुपए की put है वो buy करेगा, और इसका जो प्रीमियम है वो पे कर देगा। मान लीजिए इसका जो प्रीमियम की कॉस्ट पड़ी वो इसको पड़ी मात्र 40 रुपीज। 40 रुपए की इसको क्या पड़ी? कॉस्ट पड़ी। 40 रुपए की कॉस्ट इस बात के लिए पड़ी है कि अब जो बायर है वो उस सेलर को ये बोल रहा है
बायर है जो सेलर को ये बोल रहा है, जो पुट का बायर है वो सेलर को ये बोल रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको ये जो पुट है आप मुझे कितने में दोगे, ठीक है, कि आने वाले टाइम में चाहे जो भी प्राइस हो मैं आपको ये 1200 रुपए में आपसे खरीदूंगा, 1200 रुपए में आपसे क्या करूंगा, खरीदूंगा, सॉरी 1200 में आपको सेल करूंगा, 1100 में खरीदूंगा तभी तो 1200 में सेल करूंगा, ठीक है। पर यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के अंदर कुछ अलग तरीके से डील होता है, थोड़ा सा आप इसको और ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर पूरा रेंज है, अगर यहां पे मैं बोलूं 1200, यहां पे मैं बोलूं 1100, ठीक है, आज इसका प्राइस जो है वो 40 रुपए है, ठीक है, और पुट की बात कर रहा हूं, पुट का मतलब जैसे जैसे ये नजदीक जाता रहेगा वैसे वैसे पुट का प्राइस क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। इंक्रीज क्यों होता रहेगा, क्योंकि यहां पे 1100 होने की संभावना क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे यहां पे ये जाता रहेगा वैसे वैसे यहां पे इसका प्राइस 60 हो जाएगा, यहां पे इसका प्राइस 80 हो जाएगा, यहां पे इसका प्राइस 110 हो जाएगा, जैसे 1100 आता है इसका प्राइस सेम मान लेते हैं 140 ही हो जाता है, क्योंकि यहां पे भी तो 40 रुपीज प्रीमियम मिल रहा था और यहां पे जो प्राइस हो गया 140 हो गया। क्लियर होगी बात। अब देखिए उस व्यक्ति को प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे 100 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहां पे दो तरीके से जो मार्केट चलता है, अगर हमें लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में नीचे गिरने वाला है तो व्यक्ति पुट की तरफ जाता है, ओनली फॉर द बायर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और सेलर्स की बात के लिए आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो व्यक्ति कॉल बाय करता है, और सिमिलरली इसका उल्टा होता है कि अगर व्यक्ति को लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तो वो कॉल को सेल करेगा, ठीक है, और अगर लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वो पुट को सेल करेगा। समझ में आई बात। कॉल बाय एंड पुट सेल ये दोनों अप के लिए है, और पुट बाय एंड कॉल सेल ये दोनों डाउन के लिए है, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है आपको। कॉल ऑप्शन क्या होता है अब देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। ए कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू परचेज द अंडरलाइन एसेट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। इन्वेस्टर कॉल ऑप्शन तब बाय करता है जब एसेट प्राइस विल राइज अबव द स्ट्राइक प्राइस, राइज अबव द स्ट्राइक प्राइस बिफोर द एक्सपायरी। एक्सपायरी होने से पहले अगर स्ट्राइक प्राइस जो भी प्राइस है 1200 का प्राइस था, 50 लाख का प्राइस था, उससे ऊपर चला जाए, 1250 चला जाए, 1200 1300 चला जाए, तब व्यक्ति उसको क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, अदरवाइज एक्सरसाइज नहीं करता, ठीक है। सपोज करिए आपने कॉल बाय ऑप्शन कर लिया XYZ कंपनी का जिसका स्ट्राइक प्राइस $50 था, एक्सपायरिंग 1 मंथ है, XYZ का स्ट्राइक प्राइस 60 हो गया बिफोर एक्सपायरी, तो ₹1, ठीक है, तो ₹10 उसका प्रॉफिट हुआ और ₹1 का उसका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारा वर्क चलता है। चलिए पुट ऑप्शन इसका जस्ट रिवर्स है। अब देखिए पुट ऑप्शन के लिए मैं आपको थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहता हूं एक अच्छा सा एग्जांपल के साथ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आया। जैसे मान लो मिस्टर ए है और ये है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो इसका प्राइस है, मान लीजिए रिलायंस का प्राइस है वो डाउन जाने वाला है, ठीक है। तो ये बी के पास जाता है और मान लीजिए 1200 का ही रेट है और मार्केट के अंदर इस व्यक्ति को ऐसा लगता है 1100 चला जाएगा। 1200 का जो प्रीमियम है वो है, 1100 का प्रीमियम जो है वो चल रहा है ₹10। 1100 का प्रीमियम क्या चल रहा है, ₹10, ठीक है। अब ए ने बी को बोला, ए ने बी को बोला तुम मुझसे ₹10 ले लो, तुम मुझसे क्या ले लो, ₹10 ले लो, और मुझे ये विश्वास दिलाओ कि जब भी ये प्राइस, मतलब मुझे विश्वास दिलाओ कि एक मंथ के बाद, एक मंथ के बाद मैं तुमसे ₹1100 में ये जो शेयर है वो खरीद लूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं,
मैं से कह रहा हूं कि ए ने बी को 10 रुपए इस बात के लिए दिए कि एक मंथ के बाद मैं आपसे 1100 रुपए में ये शेयर जो है खरीद लूंगा। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे एक सिचुएशन बनती है कि 1 मंथ के बाद, एक महीने के बाद, जो रिलायंस का प्राइस है वो आ जाता है 1050। ठीक है, तो 1050 आने के बाद इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 1100 वाली का प्राइस हो जाएगा 50 रुपीज, क्योंकि दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 50 रुपीज का है। ठीक है, अब 50 रुपीज का प्राइस हो गया और इसने खरीदे कितने की थी, 10 रुपए की, है ना। कितने की खरीदी थी, 10 रुपए की। तो उस केस के अंदर इसको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। 40 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये चाह रहा था मार्केट गिरे और मार्केट गिर गया। सिमिलरली अगर प्राइस 1150 हो गया तो ये व्यक्ति बोलेगा मैं 1150 में खरीदने ही नहीं आऊंगा भाई, क्योंकि मेरा टारगेट यहां पे कितना, 1100, और जब ये 1100 जाएगा तभी तो, 1100 प्लस जाएगा तभी तो इसका प्रीमियम इंक्रीज होगा, अदरवाइज प्रीमियम ही इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अभी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हम नीचे देखने वाले हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। पुट ऑप्शंस हमने इसको क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। स्टॉक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, स्टॉक के अंदर हमें सामने वाले की ओनरशिप मिल जाती क्योंकि अपने बाय कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमें सिर्फ क्या मिलता है, राइट मिलता है, ओनली परचेजिंग ऑप्शन, कि हम क्या करेंगे, उस चीज को बाद में खरीद लेंगे, अभी खरीदा नहीं है। इसमें तो हमें वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, डिविडेंड मिलता है, प्रॉपर हमारे होल्डिंग्स के अंदर वो दिखता है कि हमने इतने शेयर बाय कर रखे हैं। ऑलराइट, बाकी इसके अंदर पता नहीं लगता। रिस्क एंड रिवॉर्ड, जो स्टॉक के अंदर अनलिमिटेड गेन का पोटेंशियल है, इस स्टॉक प्राइस एप्रिशिएट, मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड क्योंकि इनिशियली इन्वेस्टमेंट इफ द स्टॉक प्राइस ड्रॉप टू जीरो। भाई आज कोई भी शेयर है, इस शेयर का प्राइस जीरो होगा नहीं, है ना। अगर किसी का प्राइस जीरो नहीं हुआ तो obvious सी बात है कि उसको loss भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जितना आपने प्रीमियम पे किया है, अलग अलग प्रकार के losses होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के loss हो सकते हैं। अच्छा, उसको समझना है तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड क्लास है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं बायर की, बायर ने दिए हैं 10 रुपए प्रीमियम, है ना। तो ये बताओ उसका मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना है, 10 रुपए, क्योंकि प्रीमियम ही 10 रुपए दिए तो 10 रुपए का लॉस। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इसका, अनलिमिटेड। क्योंकि भाई अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं तो चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है कि अगर उस व्यक्ति का मैक्सिमम लॉस होगा तो कितना होगा, बस लिमिटेड इतना, लेकिन उसका प्रॉफिट होगा तो कोई सीमा नहीं है, कितना ही प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सेलर की, तो सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, जितना प्रीमियम उसे मिला, जितना प्रीमियम उसको मिला उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 10 रुपए। और मैक्सिमम लॉस कितना होता है, अनलिमिटेड। कितना होता है, अनलिमिटेड। इसका जो चार्ट होता है वो इस तरीके से बनता है कि दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट रेंज, और इसके बाद अगर नीचे गए तो मैक्सिमम लॉस होता है। ठीक है, और यहां की अगर बात करूं तो ओनली 1/3 प्रोबेबिलिटी कि 3 में से एक बार संभावना है कि आप जीतेंगे, और यहां पे 3 में से 2 बार संभावना है कि 10 रुपए का जो प्रॉफिट है वो सेलर ले ही जाएगा। तो बेटर टू बी सेलर। सेलर के अंदर लॉस ज्यादा है, रिस्क देखी जाए तो कम होती है इसके अंदर। ठीक है, वो अपने स्ट्रेटजी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी राइट नाउ हम बहुत ही बेसिक फंक्शन के ऊपर है तो अपने इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द एग्जांपल। ऑप्शंस के लिए एग्जांपल, एक इन्वेस्टर ने बाय किए 100 शेयर्स कंपनी के अंदर $50 के और इन्वेस्ट कर दिए $5000। अगर स्टॉक प्राइस रेज होता है 60 के अंदर तो उसको गेन हुआ ₹1000 का। अल्टरनेटली अगर उसने कॉल परचेज बाय की होती सेम स्टॉक की 50 रुपीज की, तो स्ट्राइक प्राइस माइट कॉस्ट 200। मान लेते हैं कि उसका स्ट्राइक प्राइस की कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसको, $200 की। $200 का मतलब क्या हुआ कि इसका जो रेट चल रहा है वो चल रहा होगा, कितने शेयर बाय किए, 100 शेयर्स, है ना। तो 100 यानी कि 2 का रेट चल रहा होगा, 2 into 100। That's why उसने कितने में दिया, 200। समझो इस चीज को कि भाई 100 शेयर थे और इसने 50 का एक शेयर खरीदा तो 5,000 इसके लग गए। वहीं पे 50 का शेयर है, लेकिन इसका प्रीमियम पैसा चल रहा है 200 रुपए, तो अभी तो 100 शेयर खरीदे उसके $200 लगे।
यहाँ पे $5,000 लग रहे हैं, यहाँ पे $200 लग रहे हैं प्रीमियम के। इफ द स्टॉक राइज टू 60 द ऑप्शन वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका हो सकता है कि हायर परसेंटेज रिटर्न इसको क्या मिल जाए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के अंदर मिल जाए। हो सकता है कि ₹2 वाला अगर ₹10 हो गया तो उसका टोटल रिटर्न कितना हो गया आपको पता है, 10 इंटू 100 यानी कि $1,000, और इसने लगाए कितने थे, $200। तो कुल मिला के इसको प्रॉफिट कितना हो गया, $800। ये इसका प्रॉफिट रेंज बन गया। क्या आपको चीज समझ में आई? तो यहाँ पे प्राइस के इंक्रीज होने पे $200 लगाने के बाद भी इसका प्राइस कितना हो गया, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। टाइम सेंसिटिविटी, यहाँ पे स्टॉक के अंदर आप जितना मर्जी चाहे रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर एक टाइम होता है, किस टाइम तक आपको क्या करना है, उसको होल्ड करना है। स्टॉक का पर्पस आपका क्या रहेगा कि आपको डिविडेंड की इनकम कमानी है, या आपकी कैपिटल अप्रिशिएट करनी है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। यही आपका बेसिकली क्या रहता है, इसके अंदर पर्पस रहता है। लेकिन अगर ऑप्शंस की बात करें तो उसके अंदर वेरियस स्ट्रेटेजी, जैसे कि हेज करना, प्राइस मूवमेंट को ट्रेड करना, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को देखना, वो सब चीजें क्या होती है इसके अंदर कवर होती है। चलिए आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल ऑफ हेजिंग। हेजिंग इंपॉर्टेंट है ना, तो हेजिंग के एग्जांपल देखते हैं अपने। ठीक है, हेजिंग का देखो, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है। ए ने टाटा के, टाटा कंसल्टेंसी के, टीसीएस की बात कर रहा हूं मैं, टाटा कंसल्टेंसी के 100 शेयर खरीदे एट द रेट 3200 पर शेयर के, मान लेते हैं एक बार, है ना। ठीक है, अब इस भाई ने क्या किया, 3200 का शेयर खरीद लिया, 100 शेयर खरीद लिया, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी इसने, ए ने इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी, 100 multiply by 3200, यानी कि 30,20,000 रुपए इसने क्या कर दी, निवेश कर दिया। क्या आपको समझ में आई बात? चलिए, अब देखिए सिचुएशन देखिए, अगर मान लो प्राइस चला गया और प्राइस हो गया 3100, तो इसको लॉस कितना हुआ, तो इसको लॉस कितना हुआ, यानी कि 10,000 रुपए का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, 10,000 रुपए का इसको लॉस हो गया। अगर इसका प्राइस और नीचे चला गया, मान लेते हैं 2900 चला गया, तो इसको लॉस कितना हुआ, जो वैल्यू इसकी 3,20,000 थी वो वैल्यू कितनी रह गई, यानी कि इसको 30,000 रुपए का लॉस हो गया। क्या ये बात सही है? अब अपने बात करते हैं हेजिंग की। वैसे तो हमने इस शेयर को खरीदा ये सोच के कि इसका प्राइस क्या जाएगा, ऊपर 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 चलता जाएगा, लेकिन अगर ये प्राइस नीचे आ जाए तो अपनों को क्या करना है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, हेजिंग करेंगे। इसने क्या किया, मैंने आपको अभी बताया कि अगर मार्केट नीचे जाता तो हम पुट बाय करते हैं। इसने क्या किया, 3100 की एक पुट बाय कर ली, मात्र कितने रुपए देकर, मात्र 100 शेयर के बदले मान लेते हैं 10 रुपए देकर। 3100 की पुट कितने की बाय कर ली, 100 शेयर का 10 रुपए, यानी कि 1,000 रुपए देकर इसने क्या किया, एक पुट बाय कर ली। अब एक चीज समझो कि जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है, इस 3100 की पुट की जो वैल्यू है, जो 10 रुपए वैल्यू है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये जो स्ट्राइक प्राइस है आउट ऑफ द मनी, ये धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। क्या आपको चीज समझ में आ रही है? मान लेता हूं कि यहां पे उसको लॉस हो रहा है, यहां पे उसको लॉस होता जा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, लेकिन उसने हेज क्या कर दिया कि नीचे से पुट भी बाय कर ली, कि अगर कल को मार्केट नीचे क्रैश हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो मेरे को पुट क्या देगी, प्रॉफिट देगी, और मेरे को जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या देगी, लॉस देगी। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से हेज हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हेज। यानी कि नीचे जाने पर भी मेरे को क्या होगा, इतना लॉस नहीं होगा जितना लॉस मेरा सिर्फ और सिर्फ एक तरफ बैठने पे हो रहा है। ठीक है, इतना लॉस जैसे मेरे को एक तरफ बैठने पे हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस का। थोड़ा सा और डिटेल के अंदर स्ट्राइक प्राइस जैसे मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि जो भी अंडरलाइन एसेट की वैल्यू होती है वही स्ट्राइक प्राइस माना जाता है। ठीक है, चलिए अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक्सपायरी अलग-अलग एक्सपायरी होती है। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट थिंग की, कि जो निफ्टी है, निफ्टी 50 है, उसकी एक्सपायरी वीकली होती है, हर वीकली एक्सपायरी होती है, एवरी थर्सडे।
ठीक है, हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी जो है इसकी मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स, हर स्टॉक की क्या होगी, मंथली एक्सपायरी होगी। मंथली क्या हो जाएगी, एक्सपायर वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्सपायर होने का मतलब क्या होता है? एक्सपायर होने का मतलब क्या होता है? एक्सपायर होने का मतलब होता है प्रीमियम इज इक्वल टू जीरो। प्रीमियम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी आप समझेंगे इस चीज को बहुत ही आसान तरीके से जब अपने बात करेंगे किसकी, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू की जब अपने बात करेंगे तब अपने इस चीज को समझेंगे कि क्या होता है। हर एक चीज का एक लॉट साइज है, जैसे निफ्टी का लॉट साइज है 75 शेयर्स, तो मिनिमम अगर निफ्टी खरीदनी है तो 75 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। जैसे कि नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस का मिनिमम लॉट साइज है 1250 शेयर्स का। अगर अपने बात करें एग्जांपल हीरो मोटरकॉर्प, ठीक है, हीरो मोटरकॉर्प का जो शेयर है उसका जो लॉट साइज है वो 150 शेयर्स है, कि कम से कम एक ट्रेड के अंदर 150 शेयर्स को बाय करना पड़ेगा। हर एक का क्या है, अपना ये लॉट साइज है, ताकि वो लिक्विडिटी मेंटेन हो सके, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके किसके अंदर, शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए अब अपने एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, जो है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है, क्या आपको ये सेशन यूजफुल लग रहा है? अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, और सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने भाई की इस इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप मेरे साथ बने रहिए। आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलिए देखो, अब बात करते हैं 1 मंथ की, कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरा जो टेन्योर है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1100। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1200, ध्यान से समझना, और उसके ऊपर एक और रेट ले लो 1250। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कॉल की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ कॉल की, ध्यान से समझिएगा। 1100 के ऊपर, और ये जो 1200 है ना, ये हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस। क्या है, स्ट्राइक प्राइस, मार्केट में यही रेट चल रहा है 1200 रुपए। क्लियर होगी बात, यहां तक आई होप सब समझ में आ गया होगा। 1100 रुपए के अंदर जो इसका कॉल का प्रीमियम होगा, कॉल का प्रीमियम होगा, वो क्या होगा वो आपको मैं बताता हूं। कॉल का प्रीमियम होगा, एक तो 1100 से लेकर 1200, यानी कि 100 रुपए तो ये। ठीक है, प्लस प्लस आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, अभी 1 मंथ की पहली तारीख है, फर्स्ट तारीख चल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका और ऊपर बढ़ना की संभावना ज्यादा है ना। अभी तक तो ये पता है ना पहली तारीख है, तो पहली तारीख का इसका प्रीमियम क्या होता है, हाई होता है। जैसे जैसे समय बीतता है मार्केट क्या कर लेता है, प्रीमियम को कम करता जाता है। अब देखिए 1100 की वैल्यू है, 1100 की वैल्यू पे 1200 रुपए तक कितने डिफरेंस है, 100 रुपए, तो इस 100 रुपए को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इस 100 रुपए को क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। मान लीजिए 1100 का जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है टोटल 170 रुपए। कितना चल रहा है, 170 रुपए प्रीमियम चल रहा है। अगर खरीदना है तो 170 में खरीदो, तो जो 70 रुपए है वो क्या है, इसका प्रीमियम। वो क्या है, इसका प्रीमियम। क्या आपको चीज समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की यहां पे बात करते हैं। भाई इस टाइम प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रहा है, 1200। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1250 की, जो अभी तक आया नहीं है। 1100 से तो ऊपर ही है ना प्राइस, लेकिन 1200 आया नहीं है। इसका जो प्रीमियम चल रहा है, इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है मान लीजिए 50 रुपए, है ना। इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो क्या चल रहा है, 50 रुपए। तो जो 50 रुपए प्रीमियम है ना, ये जो 50 रुपए प्रीमियम है, इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 100% ये क्या है, प्रीमियम ही है। देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1250 इज ऑलरेडी ए हाई टर्म, इट्स ऑलरेडी ए हाई टर्म। ठीक है ना,
तो 1250 का तो कुछ कर भी नहीं सकते अपने, ये ऑलरेडी ये क्या है, हाई टर्म है। और 1200 का इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, रेट चल रहा है। क्लियर होगी बात। सो जो ऊपर का प्राइस है, इसका ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रीमियम वैल्यू होगी, ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि जो 1200 स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस होगा, माइनस जो भी अपने जिस भी स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1200 क्या चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, और इस टाइम मार्केट की करंट वैल्यू आप देख लीजिए, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से जो टेबल होती है वो अपने प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि जो भी मार्केट का प्राइस होगा और जिस भी स्ट्राइक की अपने बात कर रहे हैं वो दोनों, जैसे कि मान लो अब मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, मान लो मार्केट का प्राइस चल रहा है 1280। ठीक है। तो आप बताओ इसके लिए अगर 1200 स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है 1280, दिस इज मार्केट वैल्यू, और 1200 क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। तो अब मुझे बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, 1280 माइनस 1200, यानी कि 80 वाली intrinsic value है। और अगर मैं इसके अंदर कुछ premium जोड़ देता हूं, तो वो क्या हो गया मेरा, उस प्राइस को खरीदने का एक मेरा वैल्यू हो गया premium। ठीक है। I hope this is clear to you all। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो अभी अपने प्रैक्टिकल कुछ बात कर लेते हैं। टाइम वैल्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, वैल्यू ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल चार्ट। टॉपिक टू बी कवर, इसके अंदर हम दो टॉपिक कवर करेंगे, ऑप्शन चेन ऑफ द निफ्टी एंड अबाउट निफ्टी 50। निफ्टी 50 के बारे में आपको अभी बता देता हूं, ये टोटल 50 टॉप कंपनीज की क्या है, एवरेज, एक प्रकार से क्या है, एवरेज। ठीक है। जो टॉप कंपनीज हैं उन सबके प्राइसेस को इस तरीके से मॉडुलेट करता है, इस तरीके से फॉर्मुलेट कर रहा है कि उसका जो भी एवरेज बन रहा है वो निफ्टी 50 हमें बताता है। ठीक है। कि अगर सारे शेयर आज अप हैं 50 शेयर, तो निफ्टी भी क्या होगा, अप होगा। सारे शेयर डाउन है तो निफ्टी क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन इसने क्या किया हुआ है, हर एक सेक्टर के अंदर अपना अपना कुछ परसेंटेज डिवाइड कर रखा है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, तब उसके अंदर कुछ मान लीजिए 30% बैंकिंग के शेयर हैं, 20% कुछ डिफेंस के शेयर हैं, 10% कोई और शेयर है, 10% कुछ और शेयर है। ऐसे करके अलग अलग सेक्टर के क्या कर रखे हैं इन्होंने, शेयर निवेश कर रखे हैं। सो बिफोर थैंक यू, मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं। एंड नेक्स्ट थिंग अबाउट द बेसिस हम बात करने वाले हैं इन मॉड्यूल नंबर 2। जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम इन सब की बात करेंगे बहुत ही डिटेल के अंदर, एक बड़े सेशन के साथ, लाइव मार्केट के साथ। एंड डेफिनेटली यू शुड स्टे एक्टिव विद मी। ऑलराइट, तो चलिए अब अपने शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे लाइव मार्केट की। राइट, तो लाइव मार्केट के अंदर वी विल सी अबाउट द ऑप्शन चेन ऑफ एनएससी। चलिए, ये है ऑप्शन चेन, आई होप आप सबको विजिबल है। ठीक है। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से समझिएगा, ये जो है ना, ये सभी स्ट्राइक प्राइस है। इस टाइम मार्केट का रेट चल रहा है 22,397, यानी कि 22,400 के आसपास। ठीक है। तो 22,400 के आसपास चल रहा है। ओके, सो दिस वन इज द पुट साइड। ये क्या है, पुट साइड है सारी, ये क्या है, सब पुट साइड है। और ये सब क्या है, कॉल साइड है। अब अपने जो देख रहे हैं वो एक्सपायर्ड का देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये जो सेशन है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, एक्सपायर जो है हो चुका है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इस टाइम रेट क्या चल रहा था, ये तो 450 पुट के लिए, देखो आप पुट की तरफ से देखो 450 पुट के लिए ये प्राइस क्या है, बाहर की साइड है ना। तो जो ये व्हाइट में दिख रहा है इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स।
और इसको बोलते हैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। सिमिलरली कॉल की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, तेजी वाली साइड है ना। तो ये जो डार्क में है ये है इन द मनी और ये है आउट द मनी। देखो ये जो प्राइस है मार्केट का, अगर कॉल के लिए सोचेंगे तो हमें तेजी चाहिए, कॉल के लिए सोचेंगे तो हमें प्राइस बढ़ा हुआ चाहिए। जो प्राइस आ चुका है उसको इन द मनी बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, जो प्राइस आ चुका है उसको इन द मनी बोलते हैं, और सिमिलरली जो आने वाला है, जो आ सकता है, उसको आउट द मनी बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली पुट के लिए, पुट मतलब मंदी, हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, है ना, हम चाहते हैं और गिरे और गिरे और गिरे। तो जो प्राइस आ चुका है, भाई 700 तो आ चुका है ना, आज प्राइस देखो 400 चल रहा है, 600 तो आ चुका है ना, अब प्राइस और नीचे, अच्छा 300 आ गया क्या, 300 तो नहीं आया। तो इस केस के अंदर जो प्राइस आ चुका है वो होगा इन द मनी, और जो प्राइस आने वाला है उसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आज मैं आपको बताता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड देन आफ्टर वी विल क्लोज द सेशन। डेफिनेटली सेशन काफी बड़ा हो गया, धीरे धीरे टॉपिक्स बहुत से पेंडिंग हो गए। चलिए अब अपने बात करते हैं मार्केट में जो 500 का प्राइस है, 22,500 की, इसके हिसाब से। चलो इसका जो प्राइस चल रहा है वो क्या चल रहा है, 102.65। ये इसका क्या है, बिड प्राइस, यानी कि यही इसका मार्केट वैल्यू है इस टाइम। ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों को माइनस करो, 22,500 को माइनस कर दो आप 22,397.50 से या 20 से, तो आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, आपका आंसर आएगा 102.8 अप्रोक्स, है ना। तो ये 10-20 पैसे के बारे में मत सोचो, ये सोचो सिर्फ रेट के बारे में। 22,500 और 22,000 ये नहीं, ये अप्रोक्सीमेट 8 है, तो कितनी वैल्यू आ गई, 102 हो गया ना डिफरेंस। अब आप चाहे इसको करो माइनस, 600 को माइनस करोगे तो 202 पॉइंट, 700 करोगे तो 302 पॉइंट। अच्छा, अब जो प्राइस आया ही नहीं है, जो प्राइस आया ही नहीं है उसका क्या हो जाएगा आंसर, उसका आंसर हो जाएगा नील, कि भाई जो प्राइस आया ही नहीं है। अब 400 का भी देखो क्या है, 2 रुपए, ये मार्केट प्राइस ये है, स्ट्राइक प्राइस ये है, तो 2 रुपए 70 पैसे। ठीक है, 2 का ही तो डिफरेंस है दोनों के बीच में, 2 रुपए 80 पैसे। अब कॉल की तरफ से सोचो, कॉल की तरफ से 300 है मार्केट, मान लीजिए हम 300 की स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं, और इस टाइम मार्केट का रेट क्या चल रहा है, 397, तो इसका आंसर क्या आएगा, 97। भाई मार्केट का रेट क्या है, 397, और मैंने जो कॉल खरीदी थी वो खरीदी थी 300 की कॉल, तो टोटल इसकी इंटरेंसिंग वैल्यू क्या हो गई, 97 रुपीज। ठीक है। अब जैसे जैसे आगे देखेंगे तो इसके प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएंगे। आपको इसका भी मैं क्या देता हूं, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। ऑलराइट, एक सेकेंड। चलिए अगर मैं स्ट्राइक प्राइस की बात करता हूं 20 तारीख की, अब देखो क्या है, अब देखो सी द मैजिक, ध्यान से समझना भाई। मार्केट रेट क्या चल रहा है आज, 397। अब देखो यहां पे अगर मैं कॉल की तरफ से बात करता हूं तो 350 की अगर मैं बात करूं तो 350 का रेट क्या चल रहा है, 165 रुपीज। मान लो 165, 164, 165 ले लेते हैं। 350 के हिसाब से इसका रेट क्या होना चाहिए, देखो 397 माइनस 350, इसका रेट क्या होना चाहिए, 47 रुपीज। ठीक है, लेकिन इसका रेट क्या है, 165, यानी कि 165 में से 47 रुपीज जो है वो तो है इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी जो ऊपर का प्राइस बचा वो कितना बचा, 8, 15, 11, 118 मेरा क्या लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। क्या आपको चीज समझ में आई, 118 मेरा क्या है, प्रीमियम है। वहीं पुट की तरफ से देखो 500 रुपए का रेट यानी 183 रुपीज, 183 में प्रीमियम कितना है, अब देखो 397 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई माइनस करना पड़ेगा 102 रुपीज, है ना। और बाकी मेरे से कितने रुपए ले रहा है खरीदने के, 183। तो कुल मिला के जो मेरा 80 रुपए है, जो मेरा 81 रुपीज है वो मेरा क्या है, प्रीमियम है, और जो 102 रुपीज है वो मेरा क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्या आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती है। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि डेफिनेटली आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप जब हर एक चीज को यहाँ पे समझेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। एंड ये जो सेशन रहने वाला है डेफिनेटली आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए था। कोई भी डाउट हो हम फिर से इस बारे में लाइव सेशन लेके आ सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है वो सब अपने क्या करेंगे, इसके अंदर कवर करेंगे। आई होप
आपको ये सेशन समझ में आया है बहुत अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बहुत अच्छे से हमने इस चीज को समझने की कोशिश करी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट सेशन। डे 1 सेशन हमारा कंप्लीट होता है, अब हम डे 2 की हम बात करेंगे बहुत ही उत्साह के साथ। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू वेरी मच वंस again.